मेरे सभी प्यारे छात्रों को मेरा सुप्रभात। आज मैं आपको हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण से संबंधित विशेषण के बारे में बात करने आया हूँ कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे हम विशेषण की परिभाषा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को क्या कह रहे हैं हम? विशेष्य कहते हैं। उदाहरण दिए हुए हैं, विशेष्य एक तरफ लिखा हुआ है, विशेषण एक तरफ लिखे हुए हैं। देखेंगे हम, गुलाब, गुलाब कैसा है? लाल है। तो लाल के तो हो गया उसका विशेषण, और विशेष्य गुलाब, क्योंकि गुलाब की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो गुलाब यहाँ विशेष्य है और विशेषण लाल। ठीक है, इसी तरह से दो बच्चे, मोटा आदमी, नीला आसमान। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हम जानते हैं, इस चीज को अभी पढ़ चुके हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, लोमड़ी बहुत चतुर है। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से। ठीक है, तो देखिए जो ये शब्द दिए हुए हैं ये क्या कर रहे हैं? विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण क्या क्या शब्द हैं? होशियार, स्वस्थ, चतुर। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें, इन वाक्यों में आए बड़ी, बिल्कुल, बहुत शब्द क्रमशः होशियार, स्वस्थ तथा चतुर जो विशेषण शब्द हैं हमारे, उनकी क्या बता रहे हैं? ये सब विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अतः बड़ी, बिल्कुल तथा बहुत प्रविशेषण शब्द हैं। क्लियर? उसके बाद जानेंगे विशेषण के भेद। सबसे पहला जो है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। ठीक है, पहला गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेब मीठा है, सेब कैसा है? मीठा है, उसका गुण बता दिया। काला घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़ा कैसा था? रंग उसका काला। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण, कुछ ऐसे शब्द जो मैंने आपको अलग से डिवाइड करके दिखाए हैं, देखेंगे। गुण और दोष, जैसे भला बुरा, सच, झूठा, दुष्ट, उदार, आलसी, पवित्र, शांत आदि। ठीक है, रंग, रंग में आप कोई सा भी रंग ले सकते हैं। ठीक है, कुछ रंग यहाँ मैंने लिखे भी हुए हैं। दशा, अवस्था, किसी की दशा और अवस्था कैसी है? जैसे धनवान है, निर्धन है, दुर्बल है, दरिद्र है, रोगी है। ठीक है, कमज़ोर है, कमज़ोर दुर्बल। ठीक है, बात वही है। तो इसको आते हैं ये सब हमारे शब्द किसमें? दशा या अवस्था में। उसके बाद जो आते हैं हमारे दिशा, उत्तरी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी है। ठीक है, आकार, आकार कैसा उसका? बड़ा है, गोल है, लंबा है, छोटा है। ठीक है, ऐसी स्वाद, स्वाद आप जानते ही हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका। ठीक है, स्थान और देश, स्थान और देश कैसे? भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, पाकिस्तानी, ग्रामीण, बाजारू, शहरी, पंजाबी, बंगाली। ठीक है, स्पर्श भाव, कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी, सत्यनिष्ठ, माननीय। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं हमारे विशेषण शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे सबसे पहला गुणवाचक हो गया हमारा। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जहाँ पर संख्या का पता हमें चल रहा हो। जैसे देखिए वो डेफिनेशन क्या है इसकी? जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि जो हमारे विशेषण है वे अपने विशेष्य, विशेष्य क्या थे? जो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो उसकी निश्चित या अनिश्चित संख्या का हमें जब पता चल जाता है वही संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे
5 विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। विशेष्य की विशेष जो हमें संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, 5 है। हमें पता चल गया कि यहाँ निश्चित संख्या है, ठीक है। ऐसी 7 घोड़े घास चर रहे हैं, घोड़े कितने, 7। यहाँ संख्या पता चल गई घोड़ों की निश्चित हमें कि 7 हैं घोड़े, ठीक है। इन वाक्यों में 5 और 7 संख्यावाचक विशेषण हैं क्योंकि इनसे घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। हमने संख्यावाचक को भी 2 भागों में विभाजित किया है, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित मतलब संख्या निश्चित है और अनिश्चित मतलब संख्या अनिश्चित है। देखेंगे निश्चित संख्यावाचक को पहले। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले। कुछ और अन्य उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। कक्षा में 40 छात्र हैं, हमें छात्रों की संख्या क्लियर हो रही है, निश्चित है। छात्र कितने हैं, 40 हैं, ना तो 41 हैं ना 39 हैं। कितने हैं, 40 हैं। कमरे में 2 पंखे घूम रहे हैं, एक डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। तो देखिए यहाँ पर जितने भी संख्या आई हैं उनका हमें पता है निश्चित कितनी है, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब दूसरा है इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन हम जान लें उससे पहले कि निश्चित संख्यावाचक में भी 6 भेद होते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं हमारी जो हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं लेकिन हमें उसका ये नहीं पता किस में आती हैं, ठीक है। वो देखेंगे हम। सबसे पहला आता है हमारा पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में कौन कौन सी आती हैं, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक के जैसे 1, 10, 100, 1000, ठीक है। अपूर्णांक में पौना, सवा, 1.5, 2.5 इनका हम प्रयोग करते हैं जीवन में, ठीक है। क्रमवाचक में दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि, ठीक है। आवर्तीवाचक में दुगना, तिगना, 10 गुना आदि, ठीक है। समूहवाचक में 3, 5, 8 आदि, ठीक है। प्रत्येक बोधक में जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक, ठीक है। यहाँ पर एक बात करते हैं हम कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं। पेपर में देखिए प्रश्न आने के लिए हो सकता है आपको वाक्य लिखा हो और पूछ लिया जाए कौन सा विशेषण है, या विशेषण शब्द की पहचान करने को पूछ ली जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब जानेंगे हम अगला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का आपने बात कर ली। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित का मतलब आप समझ ही गए, जो निश्चित ना हो संख्या, तो वही हमने लिखा है जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। वहाँ पर निश्चित का बोध हो रहा था निश्चित संख्यावाचक में, यहाँ पर अनिश्चित होंगे संख्या, ठीक है। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें आदि। उदाहरण लिखे हुए हैं कुछ लोग बेहोश हो गए। कितने लोग हो गए नहीं पता हमें, कुछ हुए हैं, हमें निश्चित संख्या नहीं पता उनकी, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अन्य उदाहरण, कम छात्र उपस्थित थे, कुछ फल खाकर भूख मिट गई, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट तीसरा आता है वो है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। मात्रा या परिमाण, परिमाण में नापना या तोलना, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि एक मिलते जुलते शब्द और है इसका, वो है परिणाम। आप परिणाम और परिमाण में अंतर शायद जानते होंगे। परिमाण का मतलब नापना तोलना होता है और परिणाम होता है हमारा रिजल्ट किसी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं। 2 किलो आलू, आलू को क्या करते हैं हम तोलते हैं। 4 लीटर दूध, नापा जा रहा है, दूध को नापते हैं। थोड़ा सा चीनी, इसको चीनी को क्या करते हैं हम तोलते हैं, ठीक है। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा आपने पढ़ा होगा, तो बहुत सारे उसमें शब्द लिक्विड वाले, पानी है, सोना है, ठीक है। तो ये शब्द भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है, बहुत प्यास लगी है, ठीक है। यहाँ पानी कितना, थोड़ा, अभी थोड़े की बात करी है हमने। मंदिर में दान देने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, ठीक है।
उपयुक्त उदाहरणों में थोड़ा एवं 4 क्विंटल मात्रा का बोधक है। मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन पानी में थोड़ा लग रहा है, ये नहीं पता हमें पानी कितना है। तो इसके भी 2 पार्ट हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। निश्चित परिमाण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो। ठीक है, जैसे 4 किलो आटा देना, 10 मीटर कपड़ा देना। देखिए 4 किलो आटा, यहाँ पर आटा हमें पता है कितना, 4 किलो, कपड़ा कितना, 10 मीटर। तो ये निश्चित हो गया, हमें संख्या पता चल गई, इसकी डिजिट पता पर चल गया। ठीक है, अनिश्चित में क्या होता है कि जहाँ पर हमें मात्रा का बोध नहीं होता, तो वही लिखा है कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो। ठीक है, जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, अब दूध की मात्रा कितनी है नहीं पता, थोड़ा सा हमने बोला है इसलिए अनिश्चित हो गया। कुछ पैसे मुझे भी दे दो, कुछ दे दो, ये नहीं पता कितने। ठीक है, तो ये किस में आ गया? अनिश्चित परिमाण में। क्लियर हो गया होगा आपको। 4th आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, लास्ट है हमारा, देखेंगे इसे हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण भी। ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे हमारे सर्वनाम शब्द हैं कुछ जो हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करें। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगते हैं, संज्ञा शब्द है कोई, उससे पहले लग जाएंगे और उसकी विशेषता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आपको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। जैसे देखिए यहाँ मेरी पुस्तक, ठीक है, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह लड़की आदि। ठीक है, अभी आगे और उदाहरण के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे हम। देखिए यह लड़का तेज भागता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह है यहाँ विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, उस मटके में पानी भरो। देखिए एक नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। सार्वनामिक विशेषण में उत्तम पुरुष, आपने उत्तम पुरुष पढ़ा था, मध्यम पुरुष पढ़ा था, निजवाचक सर्वनाम पढ़ा था। तो देखिए उत्तम पुरुष में क्या होता था? मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, ये शब्द आते थे अपने लिए जो प्रयोग होते थे। और मध्यम में कौन से आते थे? जो हम दूसरे के लिए करते थे, तू, तुम, तुम्हें। ठीक है, और निजवाचक में क्या होता था? अपनेपन का जो बोध होता था, हम अपनी किसी चीज़ को निजी कहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखना, निजवाचक को। ठीक है, ये जो सर्वनाम शब्द हैं इनको छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण में इनका प्रयोग नहीं होता। और अन्य सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है, और जो अन्य हमारे बचते हैं उनके बाद आता है, तो वहाँ पर होता है हमारा ये सार्वनामिक विशेषण। कैसे देखेंगे यहाँ पर हमने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों को क्लियर किया है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों ही उदाहरण हमने लिखे हैं क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मुझे पूरा पता है कि आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि सर ये संज्ञा है, सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनामिक विशेषण कैसे हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ। निजवाचक को आप जानते ही हैं, आप पढ़ चुके हैं निजवाचक। निजवाचक में क्या होता था? जहाँ अपनेपन का बोध होता था। ठीक है, ये आप क्लियर है आपको। अब देखिए पहला मैंने क्या लिखा है उदाहरण, यह मेरा घर है। इस उदाहरण के अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो आप बोलेंगे सर ये तो निजवाचक सर्वनाम है, क्लियर है, यहाँ पर अपनेपन का बोध हो रहा है कि यह मेरा घर है। तो बेटा बिल्कुल सही है, ये सर्वनाम है, यहाँ पर यह मेरा घर है, यह यहाँ सर्वनाम का कार्य कर रहा है। अब देखिए मैंने कहा कि जब संज्ञा शब्द के लिए संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो जाए, यह घर मेरा है। ठीक है, अब यहाँ जो यह का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले हो गया, तब यह यहाँ क्या कहलाया? सार्वनामिक विशेषण कहलाया। दूसरा उदाहरण देखिए, वह मेरी पुस्तक है। वह मेरी पुस्तक है, निजवाचक सर्वनाम, मेरी पुस्तक है वो। ठीक है, वह पुस्तक मेरी है, अब यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन की तरफ और देख लेते हैं। क्या था कि जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता
यह वह क्या है, सर्वनाम है, और ये संज्ञा अथवा सर्वनाम की भी विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह वह देखिए उदाहरण लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों मैंने तरह से क्लियर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उससे पहले जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो विशेषता प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। उसके बाद हम जानेंगे विशेषण शब्दों की रचना। रचना किस प्रकार होती है देखेंगे। विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। देखिए, आप संज्ञा भी जानते हैं, सर्वनाम भी जानते हैं, क्रिया भी आप जानते होंगे, नहीं भी तो आप मेरी जो वीडियो आने वाली है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, अव्यय होते हैं वो शब्द जिनमें लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखिए संज्ञा से हम कौन कौन से शब्द बनाए हैं हमने विशेषण। देखिए भारत, भारत आप जानते हैं संज्ञा शब्द, उससे हमने क्या बना दिया, भारतीय। उत्तर से उत्तरीय, दिशा, देश से देशी, ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सर्वनाम में यह से ऐसा, जो से जैसा, वह से वैसा। ठीक है, क्रिया से भागना का भगौड़ा, पढ़ना का पढ़ाकू, बेचना का बिकाऊ। ठीक है, अव्यय से, अव्यय शब्द का हम आगे, जैसे अव्यय शब्द है आगे से हमने अगला बना दिया, ऊपर से ऊपरी, पीछे से पिछला बना दिया। ठीक है, कुछ और विशेषण शब्दों की रचना देखिए, मैंने यहाँ पर संज्ञा के हिसाब से यहाँ पर किया हुआ है डिवाइड, संज्ञा से, सर्वनाम से। देखेंगे संज्ञा शब्द देखिए कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, मामा, चमक, भारत, चाचा, आदर, तीन, संसार, दिन, परिवार, रोग। तो मैंने उन संज्ञा शब्द से विशेषण की रचना की है। देखिए मामा को हम ममेरा, अब ममेरा क्या हो गया यहाँ, विशेषण शब्द हो गया। चमक से चमकीला, भारत से भारतीय, चाचा से चचेरा, आदर से आदरणीय, तीन से तीसरा, संसार से सांसारिक, दिन से दैनिक, परिवार से पारिवारिक, रोग से रोगी। ठीक है, सर्वनाम से विशेषण की रचना, यह से ऐसा, कौन से कैसा, मैं से मेरा, वह से वैसा, तुम से तुम्हारा। ठीक है, क्रिया द्वारा विशेषण की रचना, देखिए क्रिया शब्द कुछ लिखे हैं, भागना क्या है, क्रिया है, लेकिन विशेषण हो गया भगोड़ा। घूमना, घुमक्कड़, देखना, दिखावटी, चलना, चलती, कमाना, कमाऊ, भूलना, भुलक्कड़, पढ़ना, पढ़ाकू। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। विशेषण की तुलना, गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। गुण या दोष हमारे, अगर हम उसकी तुलना करते हैं, उसको उस करने के जो विशेषण की जो अवस्थाएं उनको हम कहते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, हमने उन विशेषताओं को हमने तीन में डिवाइड किया, एक तो मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। ठीक है, तो इसमें देखिए मूलावस्था क्या होती है हमारी। मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। विशेषण का हम सिंपली प्रयोग करते हैं, किसी के साथ कंपेयर नहीं करते उसका। जैसे नेहा परिश्रमी है, सुरेंद्र मोटा है। ठीक है, सिंपल है। उत्तरावस्था क्या होती है, जब किसी विशेषण द्वारा दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है। हमने दो की तुलना कर रहे हैं आपस में। ठीक है, जैसे यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है, मैंने दो चित्रों की तुलना कर दी, दूसरे चित्र से बता दिया उससे भी ये अच्छा है। ठीक है, नेहा कोमल से अधिक कमज़ोर है, मैंने यहाँ कंपेयर कर दिया नेहा का कोमल का, और बता दिया कि जो नेहा है वो कोमल से भी ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, अगला आता है हमारा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, जब दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई हमारे पास दो से अधिक वस्तु हैं, प्राणी हैं, ठीक है, उसमें हम किसी की अधिक विशेषता का, मतलब वहाँ पर उत्तमा में क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था, उत्तरा में था हमारा किसी विशेषण, दो वस्तुओं की तुलना थी, सिंपल, केवल हमने थोड़ा सा अधिक बताया था, तुलना करी थी केवल। लेकिन यहाँ पर क्या किया है हमने उत्तमा में देखिए हमने लिखा है कि अधिक विशेषता, वहाँ विशेषता थी, आपस में तुलना थी, यहाँ पर और अधिक। ठीक है, इसमें शब्द के अंत में तम जुड़ता है या सबसे, सब में, सार्वधिक आदि शब्द आते हैं, जैसे आयुष सबसे अच्छा लड़का है। अब देखिए अच्छा लड़का है, मैं कह देता आयुष नीरज से अच्छा है। ठीक है,
उत्तरावस्था थी। आयुष सबसे ही अच्छा हो गया, तो अब यहाँ पर उत्तमावस्था हो गई, अधिक विशेषता बता दी। यह निबंध श्रेष्ठतम है। अब देखिए यहाँ पर श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम मतलब सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। और श्रेष्ठतर उत्तरावस्था हो गई जहाँ पर तर का प्रयोग होता था, तो मतलब अभी इससे भी श्रेष्ठ कुछ हो सकता है। दूसरे से तो श्रेष्ठ ही है, लेकिन श्रेष्ठतम तक नहीं पहुँचा, श्रेष्ठतर अभी। देखिए मैंने आगे भी लिखा है, हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, शब्द से बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पर विशेषण शब्दों की अवस्थाएं लिखी हैं। विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर, ठीक है, उत्तरावस्था में क्या लगा देंगे, तर लास्ट में, तथा उत्तम अवस्था दर्शाने के लिए क्या लग जाता है, तम लग जाता है, मतलब और श्रेष्ठ हो जाता है वो, और अच्छा हो जाता है, ठीक है। समझ में आपके आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था के देखिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उच्च से उच्चतर, उच्चतम। सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम। देखिए तर लगाया मैंने उत्तरावस्था में और उत्तम अवस्था में कर दिया उसको तम, ठीक है। उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ गया होगा। और जो कक्षा 7 के लिए मैं वीडियो बना रहा था, ये जितने भी इसमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपके कक्षा 7 के स्टैंडर्ड की नहीं हैं, उन चीज़ों को लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, आप समझ सकते हैं उन्हें, ठीक है। जितना भी आपका कक्षा 7 का स्टैंडर्ड का है इसमें, उतना मैं आपको नोट्स आपके ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ। धन्यवाद।